लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े से मिले। बेनीवाल ने राज्यपाल को इस बारे में ज्ञापन भी दिया। एसआई भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के तथ्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर हुई इस भर्ती पर राजस्थान सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, जो चिंताजनक है। सांसद ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में भी राज्यपाल को बताया कि इस संवैधानिक संस्था के पुनर्गठन की जरूरत है। राज्यपाल को हमने जाकर राज्यपाल महोदय को सारी बात बताई और उनसे अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हमारी लंबी बात भी हुई और वो इस बात को लेके बड़े चिंतित नजर आए। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और दिल्ली तक ये बात भेजूंगा कि बहुत बड़ा आक्रोश राजस्थान के नौजवानों के अंदर है। हर भर्ती का पेपर आउट हो रहा है। जिस तरह नौजवान मतलब एक कभी तो गाय कोई कॉपी को खाती नजर आती है, कभी किराना स्टोर में कॉपी जच रही है, मतलब बहुत बुरा बदहाल स्थिति राजस्थान के अंदर। आरपीएससी के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड सारे विवादों के घेरे के अंदर, कटघरे में सारे खड़े। तो विपक्ष यहाँ बोल नहीं रहा कि कांग्रेस सरकार के अंदर एक काले कारनामे हुए और भारतीय जनता पार्टी उसमें पर्दा डालने का प्रयास करी। ये राज्यपाल महोदय को हमने अवगत कराया। हमने कहा आंदोलन और चलेगा, हमारा धरना भी जारी है। आज चूंकि राज्यपाल महोदय का मिलने का कार्यक्रम हो गया, इसलिए हम धरने का आगामी किस तरीके से आंदोलन को हम राजस्थान में लेके जाएंगे, दिल्ली की तरफ लेके जाएंगे या हाईवे पर जाएगा, रेलवे ट्रैक पर जाएगा, अभी हम तय नहीं कर पाए। आज कल के अंदर ही में तय कर लेंगे सारा बैठक करने के बाद कि बड़े रूप में इसको किस तरह करें ताकि सरकार पर लगातार दबाव भी बना रहे। जून के अंदर छुट्टियां आ गई। हाईकोर्ट के निर्णय से भी बड़ी मायूसी राजस्थान के जवानों को, छात्रों को लगी। बड़ी उम्मीद थी कि हाईकोर्ट जुर्माना करेगा सरकार पर तो फैसला हक के अंदर आएगा, लेकिन सरकार गिड़गिड़ाई, एजी खुद चले गए। सरकार ने अपने जो भी करने थे वो प्रयास करके 1 महीने का समय ले लिया ताकि और बच्चे परेशान। क्रेडिट की लड़ाई है सारी सारी। और ये धमकी इस बार कहीं और नहीं बल्कि फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की दी गई है। जी हां, दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है और फौरन जैसे ही ये सूचना लगी उसके बाद सब हरकत में आ गए। ज्योतिनगर थाना इलाके में फैमिली कोर्ट है जिसको 2 बजे, आज दोपहर 2 बजे तक बम से ब्लास्ट करने की धमकी दी गई है। बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंच गई है। सर्च के लिए कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया है। भारी पुलिस जाब्ता वहां पर पहुंच चुका है। कोर्ट परिसर खाली होने के बाद सन्नाटा पसर गया। जो तमाम लोग थे, तमाम परिवादी थे, तमाम जो पीड़ित थे, जो वकील थे, वो सब बाहर आ गए। सड़कों पर देखिए एक तरह से हुजूम उमड़ पड़ा। कोर्ट परिसर को खाली कराकर वहां पर बम निरोधक दस्ता, भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सर्च कार्रवाई की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। नंबर कोर्ट के अंदर मेल आया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कोई फैमिली कोर्ट नंबर 4 प्रेमाइसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उसमें उसी के ऊपर ये सारी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं बुलाई गई है, उनको लेके आए हैं। सभी को बाहर कर दिया गया। सुरक्षा के लिए ज्योतिनगर थाने को इन्फॉर्म कर दिया गया है। हमारे जज साहब हैं पवन कुमार गर्ग साहब, जो यहाँ के बिल्डिंग के चेयरमैन है, सारा उन्होंने सब कमिश्नरेट से लेकर सब तक को सूचना दे दी है कि जिससे कि आगे की जो भी व्यवस्था सुधार हो सके वो कर सके और सुरक्षित लोगों को बाहर निकाल दिया। आज बम की सूचना कोर्ट में 4 नंबर में बम मिलने की सूचना से सावधानी बरतने के एहतियातन सबको बाहर निकाल के अभी अंदर छानबीन चल रही है। बम विस्फोट की सूचना आई थी जिसकी वजह से सबको बाहर निकाला गया है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। पुलिस को सूचित किया गया, उसके बाद सारे पक्षकारान को और स्टाफ को सबको बाहर निकाल दिया गया। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु इस खबर पर लाइव कोर्ट परिसर रूम से ही जुड़ चुके हैं। विष्णु, पहले कलेक्ट्रेट परिसर और उसके बाद फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। बिल्कुल, देखिए यदि जयपुर की बात करें तो यहाँ पर लगातार मिलने वाली धमकियों का जो सिलसिला है वो जारी है। हर बार किसी न किसी बहाने से कोई थ्रेट दिया जाता है ईमेल के जरिए जिसमें बम धमाके की धमकी दी जाती है। हर बार अब तक ये धमकियाँ जो है गलत साबित हुई, लेकिन एक बार फिर से आज राजधानी जयपुर में जब सुबह 8 बजे टॉक रोड पर एक फैमिली कोर्ट को खोला गया तो ऑफिस में मेल मिला कि दोपहर 2 बजे तक अल्टीमेटम दिया जा रहा है, यहाँ पर बम ब्लास्ट होंगे। जिसके बाद कोर्ट प्रशासन ने पुलिस कमिश्नर को सूचना दी और उसके बाद आनंद फानंद में जयपुर की जो पुलिस थी वो मौके पर पहुंची और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर हुआ। कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया। आप दिखा रहे हैं ज्योतिनगर में ये राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्य ऑफिस है और इसी राज्य महिला आयोग के ऑफिस के परिसर में फैमिली कोर्ट भी स्थित है। आपको दिखा रहा हूँ कि अंदर देख सकते हैं कि अंदर जो जुडिशरी की जो ऑफिसर हैं वो खड़े हैं, साथ में पुलिस जाब्ता अंदर की तरफ है। चूंकि 8 बजे जब फैमिली कोर्ट खुला तब वहाँ पर जब मेल चेक किया गया तो माया की माओवादियों की ओर से ये
उड़ाने की बम से उड़ाने की धमकी दी गई कोर्ट परिसर को, जिसके बाद उसको खाली कराया गया। और मुख्य गेट पर जो वकीलों के जो ये बेंचें हैं वो खाली है। अंदर जो है SDRF की टीमें, उसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर कर रही है, बम निरोधक दस्ते की जो टीम है वो आई हुई है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ खास तस्वीरों में कि आज दिनांक 30 मई को जो कोर्ट की जो समस्त प्रक्रियावलियाँ थी उनको अब बाद में सुना जाएगा आगामी तारीख। यानी देखिए, ये सब यहाँ पर नोटिस भी लगा दिया गया है, क्योंकि आज कोर्ट में किसी भी तरह की सुनवाई यहाँ पर नहीं होगी। कुछ वकील हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या धमकी भरा कॉल आया था, क्या है आज? सर, हम लोग सुबह आए, रेगुलर जैसे कोर्ट होती है उसी तरह से आए। फिर यहाँ पे पता चला कि कोर्ट नंबर 4 में कोई मेल आया है धमकी भरा, और उसने बम लगाने की आशंका जताई है। तो हमारी सुरक्षा को देखते हुए, क्लाइंट की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बहुत ही एक्शन लिया है और जल्दी से सभी तरह की सुरक्षा हो गई है और परिसर से सबको बाहर निकाल दिया है। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। देखिए, आप महासचिव हैं यहाँ की जी। कैसा माहौल था? सुबह 8 बजे कोर्ट खुलता है, उसके बाद में क्या बताया गया आपको? भाई सब जो रनिंग में थे सारे लोग आ चुके थे, कोर्ट परिसर चालू हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को मेल का पता चला ना, तो वैसे ही सब लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग बाग बाहर निकलने लगे। और बाहर निकलने लगे तो सारे, जब पुलिस को सूचना दी गई तो सारे जो कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया गया और सबको सुरक्षा के एहतियात बरतने के लिए सबको बाहर बुला लिया। मीडिया इकट्ठी हो गई, सब आप लोग हुई। जो अब कोर्ट क्या लगेगी, क्या रहा है आगे? जो आज सुनवाई होने वाली थी वो टल गई है, क्या रहने वाला है? अभी क्या है, सबको कॉमन-डेट दे दी गई है, सुनवाई किसी भी नहीं होगी। और सारी जो 5 कोर्ट है उन 5 कोर्टों में कॉमन-डेट सब लोगों को दे दी गई है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का ऑफिस भी अंदर ही है? बिल्कुल, राज्य महिला आयोग का ऑफिस भी अंदर है और वहाँ पर भी अभी हो सकता कहीं सूचना रियल हो तो उनको भी सबको बाहर कर रखा है। जैसे कि आप महासचिव हैं यहाँ पे, तो आपके जितने भी अधिवक्ता हैं उनको आपने क्या मैसेज दिया गया आपकी बार की ओर से? बार की ओर से तो अभी तो हम लोग सब अचंभित है कि क्या किया जाए। बस ये है कि थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब लोग के फैमिली कोर्ट है। तो शशि वर्मा एडवोकेट। देखिए, शशि वर्मा महासचिव है यहाँ की बार की। मैं आपको दिखा रहा हूँ परिवादी है। बाहर से आए आप? बाहर से। आपकी सुनवाई होनी थी आज? हाँ, सुनवाई होनी थी। क्या रहा इंतजार है? चल रही थी, बॉम्ब किया आए तो पता पड़ा कि बॉम्ब किया हुआ है। आपकी कोई आज सुनवाई थी आपकी कोर्ट? हाँ, मेरी भतीजी की है। तो क्या बताया गया आपको आगे? अगली तारीख बताई है 17/6 को। तो देखिए, परिवादी मैं आपको दिखा रहा हूँ। परिवादी बता रहे हैं कि वे भी आज सुनवाई के लिए पहुंच चुके थे। सुनवाई आज होनी थी कोर्ट में, लेकिन जब बम की धमकी यहाँ पर आई, बम ब्लास्ट की धमकी यहाँ पर आई, तो आज सुनवाई को टाल दिया गया। अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है। आज सुनवाई टल गई। आपके क्लाइंट बाहर से भी आए होंगे? हाँ, बाहर से आए। क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, अधिवक्ताओं से बात करते हैं। क्लाइंट जो बाहर से आए उनको परेशानी भी हो रही है? सर, बहुत परेशानी हुई है। मेरा क्लाइंट है जोधपुर से आया हुआ है और एक पाली से आया हुआ है। उनके फैमिली वगैरह हैं, भरतपुर रहते हैं और कोटा रहते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वगैरह हो रही है। इस तरह की जो फेक ईमेल वगैरह आती है और जिससे कि बहुत सारे आमजन को और जनता को और सबको परेशानी होती है, जिसके संबंध में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसके बारे में पुख्ता वो करना चाहिए। क्योंकि SMS स्टेडियम वगैरह में भी आया था। सुरक्षा का इंतजाम आपकी कोर्ट में? मेरा ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई भी आ रहा, कोई भी जा रहा, किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं है। कोर्ट यहाँ है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का ऑफिस यहाँ पर है। तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम है मैडम? सर, सुरक्षा के इंतजाम है, पुलिस वाले सब उपस्थित हैं यहाँ। आमतौर पर आम दिनों में कैसी सुरक्षा रहती है यहाँ की? तो मैं एक बताऊं, जिस तरीके से पूरे राजस्थान में या पूरे जयपुर शहर में कोर्ट संचालित हो रहे हैं, मेरा मानना है सुरक्षा का इंतजाम बिल्कुल जीरो है। कि जिस तरीके से आज एक ईमेल के माध्यम से यहाँ एक धमकी भरा लेटर आता है और ये बताया जाता है कि कोर्ट नंबर 4 में बम रखा हुआ है। आप देखो, अगर ये धमकी, अगर मान लो सूचना नहीं मिलती और सारे अधिवक्ता और सारे जो हमारे जो क्लाइंट हैं वो अंदर चले जाते हैं जज के साथ, और सोचो ये अगर हादसा हो जाता तो कितनी बड़ी दुर्घटना होती। तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पे जो भी लोग इस तरीके इस समस्या में जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और निश्चित रूप से हमारे पूरे राजस्थान में, पूरे जयपुर शहर में सुरक्षा के पाबंद इंतजाम करने चाहिए। वकीलों का कहना है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम कोर्ट में मशीन पर दिखा रहा हूँ। गौरफावत से कोर्ट का हाल आप देख सकते हैं। कोर्ट परिसर में सभी की एंट्री को रोक दिया गया। सिर्फ पुलिस के जो स्पेशल वर्दी वाले या फिर स्पेशल एजेंसियाँ जो हैं वो ही अंदर सर्च के लिए गई हुई है। यहाँ पर कोर्ट को लगा दिया गया है। कुछ बाहर से लोग आए वो पूछ रहे हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पे बता रहे हैं। सर, क्या सूचना आई थी आज यहाँ? वो बताएंगे सर। अच्छा, तो देखिए, जज साहब जो है अंदर बताएंगे, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि दमकल की गाड़ी को अंदर भेजा गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर आ चुकी है। उसके अलावा SDRF की गाड़ियाँ हैं, उनको अंदर भेजा गया है। SDRF के जवान, ERT के कमांडो और जयपुर शहर की पुलिस यानी अशोक नगर और ज्योतिनगर थाना पुलिस का जाब्ता, उनके SHO अंदर मौजूद है। मैं दिखा रहा हूँ अंदर
कृष्ण कुमार जो यादव है वो SHO अशोकनगर है वो नजर आ रहे हैं। हाँ। जो पार्किंग एरिया है वहाँ जो जजों की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनको वहाँ से हटा दिया गया। जी विष्णु, देखिए हर बार जब बम ब्लास्ट की धमकी मिलती है तो हर बार महज आप समझिए मजाक ही लगता है और समय की बर्बादी, डर का माहौल और महज एक मजाक। लेकिन जब भी बम ब्लास्ट की धमकी मिलती है तो उसको मजाक के तौर पर तो नहीं ले सकते हैं। अलर्टनेस दिखाना जरूरी है और जितने काम किए जा रहे हैं वो सब काम करना भी जरूरी है, लेकिन क्या इस पे सख्ती बरतने का कोई एक ठोस उपाय नहीं है? हाँ देखिए, ठोस उपाय हो इसलिए नहीं पाता कि जितने भी मेल इस तरीके के आ रहे हैं, एसीपी बालाराम जी, क्या सूचना है अब तक आई है? अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मेल प्राप्त हुआ था जिसके तहत इसी प्रकार से ये 3-4 जगह 2 जगह इन्फॉर्मेशन थी। और भी कोर्टों में धमकी है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट के लिए। अच्छा, क्या कहा गया? मेल किसकी ओर से भेजा गया? मोटा भी सामने आया? अभी एक बार इस पर जांच जारी है तो उसके बाद ही खुलासा करेंगे। एसीपी बालाराम है जो कि मौके पर पहुंचे हैं, बता रहे हैं कि फैमिली कोर्ट के अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया है। तो ये जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, लेकिन रुक नहीं पा रहा है। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि ऐसा पहली बार नहीं है, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं कि 6 बार SMS स्टेडियम को IPL मैच के पहले उड़ाने की धमकी भरे मेल आए थे। लगातार सर्च करवाया गया, लेकिन कहीं कुछ भी विस्फोटक नजर नहीं आया। ये राहत की बात भी थी, लेकिन एक बात जरूर है, जैसे कि हम वकीलों से बातचीत करते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम, यदि मैं दिखाऊंगा तो यही राज्य महिला आयोग का ऑफिस है। यहीं पे स्टेट लेवल की जो चेयरपर्सन है वो यहाँ बैठते हैं, फैमिली कोर्ट यहाँ पर है, जुडिशरी के अधिकारी यहाँ बैठते हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम क्या है? तो वकीलों का कहना था कि सुरक्षा के इंतजाम जीरो हैं। कहीं मेटल डिटेक्टर से कहीं कोई जो जांच होने के बाद कोई अंदर किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं, यानी कि यदि कोई व्यक्ति थ्रेट भले ही झूठी निकल जाए, लेकिन यदि कहीं सच में यदि ऐसा हो तो बड़ी दुर्घटना देखने को मिल सकती है। जैसे कि हमने दिखाया था कि कलेक्ट्रेट में जब धमकी भरा मेल आया था तो वहाँ भी यही हालात थे। तो जयपुर शहर की जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर जज बैठते हैं, वकील बैठते हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, वहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। कोई किसी की बेरोक टोक यहाँ पर जो है प्रवेश यहाँ पर होता है, किसी को चेकिंग के बाद प्रवेश नहीं दिया जाता। जी, लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि महज ये मजाक ही बन के रह गया है और समय की बर्बादी भी, बम ब्लास्ट की धमकियां बार बार जो मिल रही हैं। हाँ, देखिए जयपुर शहर की मैं बात करूँ, कम से कम 50 से ज़्यादा धमकियाँ इस तरह की मिल चुकी है। सबसे पहले स्कूलों को धमकियाँ दी गई, फिर यहाँ की जो मुख्य यूनिवर्सिटी थी उनको धमकियाँ दी गई, कॉलेजों को धमकी दी गई, जयपुर एयरपोर्ट को धमकी दी गई, स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई, मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी गई। लेकिन हर बार ये मजाक साबित हुआ। एक बात और कि जयपुर शहर की पुलिस ने इन धमकीबाजों को अब तक कहीं ना कहीं गिरफ्तार नहीं किया, यानी कि वो रडार की पुलिस की रडार से हर बार दूर रहते हैं। हर बार कहीं ना कहीं सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर तो कभी कुछ और ये बदला लेने की बात कही जाती है। लेकिन जयपुर पुलिस को भी ये चाहिए कि किसी भी तरीके से इन IP एड्रेस को डिटेक्ट करे, ट्रेस करे और उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं, मुख्यमंत्री तक को नहीं, उप मुख्यमंत्री तक को भी यहाँ पे जान से मारने की धमकी भरे कॉल कभी आते हैं। हालांकि मुलजिम उसमें पुलिस ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस अहम खबर पर। चलिए बात कर लेते हैं जोधपुर से बड़ी खबर की भी। नीट के डमी अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जब CBI की टीम जोधपुर पहुंचकर उनसे पड़ताल कर रही है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 6 विद्यार्थियों से लगातार पूछताछ हो रही है। हस्ताक्षर और फोटो के मिलान भी किए गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हस्ताक्षर और फोटो है जो वहां पर मौजूद अभ्यर्थी हैं उनके कहीं सिग्नेचर्स और फोटोज मैच तो नहीं कर रहे हैं। डमी अभ्यर्थियों को लेकर यहां पर ये पूरी जांच चल रही है। अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से पूछताछ की जा रही है। नीट अभ्यर्थियों के लिए डमी के रूप में परीक्षा में बैठने की यहां पर शिकायत मिली थी। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रदीप कुमार प्रजापत ने इस बात को स्वीकार किया है। मामले की जांच करने के लिए CBI की टीम आने की बात को भी स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि ये अफवाह नहीं है। 4 दिन से यहां पर पूछताछ की जा रही है। बच्चे लोग जैसे आपने बोला नीट 2024 में जो एक पूरा कांड हुआ था पूरे देश में और काफ़ी सुप्रीम कोर्ट तक भी गई थी बात, और उसके बाद ये हुआ था कि जो लोग इन्वॉल्व है उनका कैंसिल करते हुए बाकी सब लोगों का जो है किया गया था। क्योंकि ये बहुत अपना ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे बच्चों का कैरियर इशू होता है
और इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ कोचिंग के माध्यम से लगभग होती है। अब कोचिंग वाले कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये तो काफ़ी कोशिश की गवर्नमेंट ने रोकने के लिए, लेकिन फिर भी अभी उसमें पूरे वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये उस समय का केस था, जितने भी लोग जो भी केसेस में उनको मिलते जा रहे हैं क्लूज़, और ये कोई गैंग पकड़ी गई है। उस गैंग की इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये हुआ है कि हमारे यहाँ से भी बच्चे कुछ गए थे, दूसरी जगह जाके एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो जो कि बायोमेट्रिक है इस समय, इसलिए पकड़ में आ जाते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोमेट्रिक तो कुछ मैच की है ऐसा लग रहा है हमको, अदरवाइज़ तो यहाँ तक CBI नहीं आती। अब दिल्ली से आई हुई है शायद, ऐसा हमें पता चला है कि वहाँ से कुछ इंक्वायरी आई है, तो उसमें चल रही है इंक्वायरी। और बच्चों को लिए है कि मैसेज मेरा यही है इसमें कि इस तरह से एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। माँ बाप से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पैसे दे के बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व करें। चलिए बात कोटा से बड़ी खबर की भी करते हैं, जहां महावीर नगर और आरकेपुरम इलाके में बदमाशों का तांडव देखने को मिला। एक रात में 50 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। घर के बाहर ये गाड़ियां खड़ी थीं, जिनके शीशों पर पत्थरों से हमला किया गया है। महावीर नगर थाना पुलिस के पास पूरा मामला पहुंचा तो पुलिस ने मामले में CCTV फुटेज जुटाने की बात शुरू कर दी है, साथ ही जांच भी शुरू कर दी गई है। और तमाम आपको तस्वीरें हम गाड़ियों की दिखा रहे हैं, जहां देखिए जिसके घर के बाहर ये खड़ी कारें थीं, खड़ी गाड़ियां थीं, जिनके शीशे पर हमला किया गया है और अब चकनाचूर होते हुए शीशे आपको नजर आ रहे हैं। एक रात में 50 से ज्यादा गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई है। हालांकि पुलिस को जैसे ही सूचना लगी, पुलिस ने तुरंत ही CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया, ताकि चोरों के बारे में पता चल जाए, माफ करिएगा बदमाशों के बारे में पता चल जाए कि किसने आखिर इस तरह से आतंक मचाने की कोशिश की है। फिलहाल ये सीधे तस्वीरें। रात करीब 2 बजे के लगभग PCR से सूचना मिली थी, D-Mart के पीछे विवेकानंद नगर में 2 मोटरसाइकिलों पर 4 व्यक्ति हैं जो खड़ी गाड़ियों को खास तोड़ते हुए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे, फुटेज वगैरह देखे, लेकिन साफ फुटेज नहीं आ रहे। करीबन 20-22 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए, चलते चलते गाड़ियों को पत्थर मारते। ये अपना D-Mart के पीछे मकान है अपना, और सुबह उठने के बाद देखा तो गाड़ी का कांच फूटा हुआ नजर आया। गाड़ी के आसपास देखा तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। आस पड़ोस वालों को भी पूछा तो उनकी गाड़ी में काफ़ी फूटे हुए थे कांच, किसी के आगे का फूटा है, किसी के पीछे का फूटा है, और हर गाड़ी में पत्थर अंदर पड़े थे। चलिए अजमेर के किशनगढ़ से भी बड़ी खबर है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निर्देशन में कृषि विभाग का डिकॉय ऑपरेशन, जी हां, अवैध खाद की फैक्ट्रियों पर यह अभियान चलाया जा रहा है। देर रात तक पाटन स्थित अतिशय बायोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित 1 दर्जन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किशनगढ़ में रात्रि विश्राम भी किया। RK मार्बल के गेस्ट हाउस में मंत्री रुके और थोड़ी देर में रवाना भी होंगे। किरोड़ीलाल मीणा किशनगढ़ क्षेत्र में आज फिर से बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। नजर आ रहे हैं मंत्री ने अजमेर के किशनगढ़ में चल रहे नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर दबिश देकर अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया है। देख लीजिए रिपोर्ट। कृषि और किसान कल्याण मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फिर से अपने रंग में नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ वे खुद ग्राउंड पर उतरकर कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल ने अजमेर जिले के किशनगढ़ में नकली खाद के कारोबार में बड़े घोटाले का खुलासा किया है। इसके लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा किशनगढ़ के उदयपुर कला गांव में एक गोदाम पर खुद छापामारी करने पहुंच गए, जहां छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली खाद जब्त की। तो सील करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे, IPC का ऑफेंस भी बनाएंगे। इन्होंने कोई लाइसेंस भी नहीं लेकर रखा, नकली का तो लाइसेंस ही नहीं मिलता, पर इन्होंने नकली बना रखे। एक नहीं 1 दर्जन है, अभी दूसरे में जा रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि यह किसानों के साथ गंभीर धोखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार मिलावटखोरी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि खाद आपूर्ति नेटवर्क की पूरी तरह जांच की जाएगी। किस तरह से नकली खाद बनाया जा रहा है,
जो मार्बल का पाउडर है उसके दाने बनाए जाते हैं मिट्टी में मिला के, और उसको ब्लैक कर देते हैं तो डीएपी बन जाता है, व्हाइट कर देते हैं तो एसएसपी बन जाता है, और वो ब्राउन कर देते हैं तो पोटास एमओपी बन जाता है। इस ढंग से राज्य के किसानों के साथ ये धोखा कर रहे हैं, और राज्य की किसान की आर्थिक स्थिति भी टूट रही है, उसकी फसल पर प्रॉपर पैदा नहीं होती और उसकी जमीन को भी बंजर बनाया जा रहा है। गंभीर अपराध है। आपको बता दें कि डीएपी, एसएसपी और जिप्सम कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक सामग्री है। डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है जो फसलों की जड़ों को मजबूती देता है, तो वहीं एसएसपी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और जिप्सम एक प्राकृतिक मिट्टी सुधारक है। इनकी नकली किस्मों से फसल उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। छापे के बाद जैसे ही स्थानीय किसानों को नकली खाद के गोदाम और बिक्री की जानकारी मिली, उसके बाद किसानों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की है। इसके बाद प्रशासन अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। और चलिए बात अजमेर से बड़ी खबर की भी करते हैं। एक्शन में अजमेर नगर निगम नजर आ रहे हैं। दरअसल तंग गलियों में जो बिल्डिंग बनी हुई है उनको सीज किया गया है। दरगाह बाजार स्थित दानिया मंजिल को भी सीज कर दिया गया है। इलाके में आने वाली जो अन्य बिल्डिंग है उनको भी सीज किया गया है। निगम उपायुक्त, पुलिस उपाधीक्षक सहित भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है, जिस तरह आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। अजमेर के ही हमने आपको खबर भी दिलाई थी जब अग्निकांड देखने को मिला था और सुबह सुबह अचानक से एक होटल में जिसकी गलियां तंग थी उसमें आग लग गई थी, और जिसमें कि जो लोग अंदर मौजूद थे उसमें 2 से 4 लोगों की मृत्यु भी हुई थी और तमाम लोग उसमें आग की चपेट में आए थे। उसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार अजमेर की तंग गलियों में जो होटल चल रहे हैं उनके ऊपर एक्शन कब किया जाएगा। और वो दिन आ गया जब एक्शन में अजमेर नगर निगम की टीम आपको नजर आ रही है। भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात है। तंग गलियों में जो होटल संचालित हो रहे हैं, जो मानकों के हिसाब से नहीं है, उनको सबको सीज किया गया है। जो आने वाले होटल्स हैं इस इलाके में उनको भी सीज कर दिया गया है। नगर निगम की ओर से आज आवासीय नक्शे पर जो व्यावसायिक निर्माण है उसको लेकर लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अजमेर नगर निगम की ओर से दरगाह बाजार और गंज इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आप देखेंगे भारी पुलिस जाब्ते के बीच जो है ये सीजिंग की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और नोटिस यहाँ पर जो है सभी को जो है दुकानों पर चस्पा किए जा रहे हैं। अलग अलग तंग गलियाँ हैं, मुस्लिम मोची मोहल्ले की बात करें या फिर जो दरगाह के अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर जो है ये नोटिस जो है वो चस्पा किए जा रहे हैं। बातचीत जो है सबसे की जा रही है कि किसी तरह की जो है लापरवाही यहाँ पर जो है सामने ना आए। ये बिल्डिंगें हैं जो आवासीय भूमि जो यहाँ पर जो है आवासीय नक्शे हैं उसको यहाँ पर बनाया जा सकता है, G+2 बनाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है 5 मंजिला तक इमारत जो है वो खड़ी कर दी गई है। एक्सीएन है हमारे साथ नगर निगम के रमेश जी, किस तरह की कार्रवाई है और कब तक ये कार्रवाई चलेगी? नगर निगम द्वारा 5 बिल्डिंगों को सीज किया जा रहा है जो दरगाह क्षेत्र में थी और नियमों के विपरीत बनी हुई थी, और आगे भी जो नियमों के विपरीत बने उन पर निरंतर कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। इसी तरह से जो लगातार बिल्डिंगों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। मैम, क्योंकि 580 बिल्डिंगें आपने चिन्हित की है, नोटिस उनको जारी किए जाएंगे, अब किस तरह की कार्रवाई होती है? 350 को नोटिस दे दिया हमने और निरंतर कार्रवाई करेंगे। तो निरंतर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। तकरीबन 600 बिल्डिंगें जैसे कि 580 को यहाँ पर जो है चिन्हित किया गया है, उनमें से 350 को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अब जो है निरंतर इस तरह की कार्रवाई जो है रोजाना चलाई जाएगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। वहीं आरपीएससी की एसआई भर्ती 2021 रद्द कराने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े से मिले। बेनीवाल ने राज्यपाल को इस बारे में ज्ञापन भी दिया। एसआई भर्ती में वे भ्रष्टाचार के तथ्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर हुई इस भर्ती पर राजस्थान सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, जो चिंताजनक है। सांसद ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में भी राज्यपाल को बताया कि इस संवैधानिक संस्था के पुनर्गठन की जरूरत है। राज्यपाल को हमने जाकर राज्यपाल महोदय को सारी बात बताई और उनसे अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हमारी लंबी बात भी हुई और वो इस बात को लेके बड़े चिंतित नजर आए। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और दिल्ली तक ये बात भेजूंगा। बहुत बड़ा आक्रोश राजस्थान के नौजवानों के अंदर है। हर भर्ती का पेपर आउट हो रहा है।
जिस तरह नौजवान मतलब एक कभी तो गाय कोई कॉपी को खाती नजर आती है, कभी किराना स्टोर में कॉपी जच रही है, मतलब बहुत बुरा बदहाल स्थिति राजस्थान के अंदर। आरपीएससी के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, सारे के सारे विवादों के घेरे के अंदर, कटघरे में सारे के सारे खड़े। तो विपक्ष यहाँ बोल नहीं रहा कि कांग्रेस सरकार के अंदर एक काले कारनामे हुए और भारतीय जनता पार्टी उसमें पर्दा डालने का प्रयास करी। ये राज्यपाल महोदय को हमने अवगत कराया, हमने कहा आंदोलन और चलेगा, हमारा धरना अभी जारी है। आज चूंकि राज्यपाल महोदय का मिलने का कार्यक्रम हो गया, इसलिए हम धरने का आगामी किस तरीके से आंदोलन को हम राजस्थान में लेके जाएंगे, दिल्ली की तरफ लेके जाएंगे या हाईवे पर जाएगा, रेलवे ट्रैक पर जाएगा, अभी हम तय नहीं कर पाए। आज कल के अंदर ही में तय कर लेंगे सारा बैठक करने के बाद कि बड़े रूप में इसको किस तरह करें ताकि सरकार पर लगातार दबाव भी बना रहे। जून के अंदर छुट्टियां आ गई, हाईकोर्ट के निर्णय से भी बड़ी मायूसी राजस्थान के जवानों को, छात्रों को लगी। बड़ी उम्मीद थी कि हाईकोर्ट जुर्माना करेगा सरकार पे और फैसला हक के अंदर आएगा, लेकिन सरकार गिड़गिड़ाई, एजी खुद चले गए। सरकार ने अपने जो भी करने थे वो प्रयास करके 1 महीने का समय ले लिया ताकि और बच्चे परेशान। क्रेडिट की लड़ाई है सारी। रुकते छोटे से ब्रेक के